हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका वापस से फौजी बैच पे। चैप्टर नंबर 12 करने जा रहे हैं हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट का, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। यहां पर आपको साफ साफ चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं दो टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट्स। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट और एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट क्या होता है, अगर मान लो कि 3 या 5 दोस्त एक साथ बैठे हैं तो 5 चेयर्स लाइन से लगी होंगी। अगर 5 चेयर लाइन से लगी हैं तो पहले कौन बैठेगा, राहुल बैठेगा, श्याम बैठेगा, राम बैठेगा, कौन बैठेगा। तो वो एक अरेंजमेंट हो गया ना कि फर्स्ट इधर राइट साइड में कौन बैठेगा, लेफ्ट में कौन बैठेगा। ये एक अरेंजमेंट है, पर ये सीधा सीधा अरेंजमेंट है, तो लीनियर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है कि अगर चेयर ऐसे गोल गोल बिछा दी मैंने कि भैया यहां राहुल, यहां राम, यहां पर सीता, यहां पर श्याम, ऐसा करके 5 लोग बैठ गए, तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया लोगों का। अब जरूरी नहीं है कि कोई इंसान को ही बैठाना है, हो सकता है मैंने 10 अलग अलग फ्रूट्स रखे हुए हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। अब उसमें किस अरेंजमेंट में रहेगा, पहले कौन आएगा, राइट में कौन रहेगा, लेफ्ट में कौन रहेगा, मिडिल में बनाना रहेगा कि पॉमग्रेनेट रहेगा, ये सारा ये जो अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहां पर वर्ड जब सिटिंग आ गया है तो सवाल ज्यादातर आएंगे बैठने पे ही कि राम श्याम बैठे हुए थे, बट जरूरी नहीं है। अरेंजमेंट मतलब मैं समझा रहा था, अरेंजमेंट मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, पर सिटिंग अरेंजमेंट में किसी बैठने के एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था राम श्याम सीता गीता सबका। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर अरेंज करना है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन में है तो वो हो जाएगा लीनियर अरेंजमेंट, और अगर सर्कुलर बनते हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट। इस वीडियो में, पहली वीडियो में अभी जो आप देख रहे हैं, इसमें अपन लीनियर अरेंजमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। इस पे सवाल बनाएंगे और हमारा सैनिक स्कूल में एक भी सवाल इससे रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए। समझते हैं कैसे ये करते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट यहां पर लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन, सिटिंग अरेंजमेंट इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड कंडीशन। यहां पर प्री डिफाइंड वर्ड का मतलब ये है, प्री डिफाइंड कंडीशंस का मतलब ये है कि भैया अगर अरेंज कर रहे हैं तो कोई रूल तो बनाना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा हाइट वाला इधर बैठेगा, उससे बड़ा इधर, उससे बड़ा इधर, इससे बड़ा इधर। तो ये एक कंडीशन हमने पहले से बता दिया, डिफाइन कर दिया। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड कंडीशन मतलब कि भाई ऐसा कंडीशन जो अरेंज करने से पहले बता दिया और उस कंडीशन के बेसिस पे अरेंज किया है हमने, तो वो होता है सिटिंग अरेंजमेंट। कि भैया आपने कंडीशन बताया और चीजों को अरेंज किया, लीनियर अरेंज किया तो लीनियर अरेंजमेंट, और सर्कुलर किया तो सर्कुलर अरेंजमेंट। डेफिनेशन याद नहीं रखना है, सवाल में डेफिनेशन नहीं आता है, समझने के लिए इतना सारा ज्ञान आपको अभी बताया मैंने, बट अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट आगे चल के सवाल बनने चाहिए, खत्म बात। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट के बारे में ये डेफिनेशंस वही लिखे हुए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। हाँ, यहां पर एक चीज रटना है जो नोट करके लिखा हुआ है, व्हेन इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट इन विच डायरेक्शन द पर्संस आर फेसिंग, देन वी एज्यूम देम फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहां पर ऐसे चेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है, अब ये 3-4 चेयर्स है, मान लो 5 चेयर्स हैं। अब इन 5 चेयर्स में कोई बैठा है तो चेयर का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है पांचों का, या हो सकता है पांचों का डायरेक्शन इस साइड हो चेयर का, या हो सकता है नीचे के साइड इधर, मतलब पीछे साइड हो चेयर का डायरेक्शन। क्योंकि चेयर का तो एक साइड ही फेस कर सकता है ना। अगर मैं, जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा, मेरा मुंह इधर है, ऐसे बैठूंगा तो मेरा मुंह इधर है, अगर मैं ऐसे बैठूंगा मेरा मुंह इधर है। तो अगर सवाल में बताया ही नहीं है कि भैया फेस किधर कर रहा है, चेहरा किधर है सामने वाले का, जो चेयर पे बैठा है जिसको आप अरेंज कर रहे हो उसका फेस किधर है, अगर नहीं बताया है तो आपको हमेशा क्या लेना है, नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है, कभी भी किसी मैप में या कभी भी कॉपी पेन में जब नॉर्थ देखते हैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं, ऊपर साइड होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो नॉर्थ ऊपर साइड होता है, मतलब कि कौन सा डायरेक्शन लेना है अगर नहीं बताया है तो ये वाला, कि इनकी फेसेस किधर है, इस डायरेक्शन में है। और यहां से हमको पता चल जाएगा कि भैया आगे सॉल्व कैसे करना है। तो ये नोट किया था कि जब सवाल में कुछ नहीं मेंशन किया है तो क्या एज्यूम करना है, फेस किधर है, नॉर्थ के साइड में, मतलब ऊपर साइड में। आगे बढ़ते हैं, इतना डेटा दिमाग में रखना है जरूरी। देखो ये सवाल आएगा तो फिर तुमको ऑटोमेटिक चीजें समझ आ जाएंगी। अभी ये ज्ञान ज्ञान की बातें हैं, आईक्यू और जीके में यही डिफरेंस है। आईक्यू में सवाल ज्यादा करने हैं, हालांकि जीके में भी सवाल करने हैं, पर जीके में आप ज्ञान लेते हो, आप सुनते हो चीजों को ना। यहां पर थ्योरी नहीं पढ़ना है इतना ज्यादा, यहां पर क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि सवाल में थ्योरी आएगा ही नहीं। वहां पर आएगा कि भैया ये रहा क्वेश्चन, आंसर बताओ इसका।
करके दिखाता हूं, एग्जांपल्स करेंगे, ऑटोमेटिकली डेटा मिल जाएगा, आपको आंसर बन जाएगा। कैसे बनाना देखो ध्यान से, सुनो। यहां पर यहां लिखा हुआ है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। 5 लोग हैं जो एक बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है। A is to the left of B but on the right of C। पढ़ने दो एक बार सवाल। D is the right of B but on the left of E। Who are the extremes। तो सवाल के बीच वाला डेटा वापस से पढ़ेंगे समझने के लिए, पर लास्ट में क्या पूछा है, एक्सट्रीम्स पे कौन है। एक्सट्रीम मतलब सबसे लास्ट में। तो मान लो कि ये तुम्हारा बेंच है, ठीक है। मान लो कि ये, अरे लिखा जा भाई, क्या हो गया, खराब हो गया क्या। हाँ, ये आप लोगों का बेंच है, ठीक है। ये बेंच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हुए हैं। एक्सट्रीम्स मतलब इधर कौन बैठा है और इधर कौन बैठा है। तो एक्सट्रीम मतलब लास्ट में कौन बैठे हुए हैं, ये आपको बताना है। अब यहां पर पांचों में कौन कहां बैठा है कैसे निकलेगा, जो बीच में अंग्रेजी लिखी है वो देखते हैं। अंग्रेजी क्या लिखी है, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो क्या बोला है, ए जो है वो बी के लेफ्ट में है। क्या यहां पर बी के लेफ्ट में है ए, हां लिख लिया। आगे, बट ऑन द राइट ऑफ सी। तो जो ए है वो बी के लेफ्ट में है पर सी के राइट में है। लैंग्वेज को सिंबल्स में बदल रहे हैं, सिंबल एबीसीडी में लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया। आगे देखते हैं क्या लिखा है फिर, डी इज टू द राइट ऑफ बी। तो जो डी है, डी फॉर डॉग, इज राइट ऑफ बी फॉर बॉल। तो बी के राइट साइड में है डी। और क्या लिखा है आगे, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। तो जो डी है वो बी के राइट में है और ई के लेफ्ट में है, मतलब ई यहां पर होगा। इसी को यहां पर बेंच में लगा देते हैं, सी ए बी डी ई। क्या मैं यहां से साफ साफ बोल सकता हूं कि भाई साहब सी और ई ये दोनों हैं जो एक्सट्रीम्स में सबसे किनारे पे बैठे हुए हैं। हाँ मैं बोल सकता हूं। तो कौन सा ऑप्शन है जहां पर सी और ई दिया हुआ है, आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सी कॉमा ई, सी और ई हैं जो एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं। यही करना है हर सवाल में, अरेंजमेंट बैठाना है। तो क्या आपको थ्योरी याद करने की जरूरत है, नहीं। आपने सवाल पढ़ा, दिमाग लगाया, सॉल्व किया। मैंने थ्योरी बताई है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि ऐसा ना हो कि सर क्या क्या करा दिया, है ना। एक थोड़ा फील लाने के लिए मैंने किया था। अब सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पे हम आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या पूछ रहा है हमारा, सवाल नंबर 2। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से रीड करो, ट्राई करो। सवाल आसानी है, बन सकता है, नहीं बनता है तो श्रेष्ठ सर जिंदा हैं, ठीक है। चलो यहां पर लिख रखा है देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस। कितने हैं, 5। ए टू ई इन अ रो। तो यहां पर भी 5 हाउस हैं। पिछले सवाल में भी 5 कही था, पर पिछले सवाल को भूल जाओ अभी, फिलहाल इस पे आते हैं। 5 अलग अलग घर हैं। नाम क्या है, ए टू ई, मतलब एक घर का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, पांचवें का नाम ई है, और एक रो में है। ये अब रो क्या होता है समझना। देखो अगर आप देखोगे ना, ऐसे ऐसे जमा हुआ है कोई, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं रो। और अगर ऐसे वर्टिकल है तो क्या बुलाएंगे, कॉलम। इसको कैसे समझेंगे अपन एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में अपन बना देते हैं बहुत सारे डब्बे। अब यहां पर हमको क्या देखना है कि ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो कॉलम वर्ड एक हमने सीखा जो कि ऊपर से नीचे है, उसको बोलते हैं कॉलम। और ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो ये रो और कॉलम का मतलब मैंने बताया है। कई जगह पे रो और कॉलम को इंटरचेंजेबली भी कई लोग यूज करते हैं, कई लोग इसको भी रो बोलते हैं, पर प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ये है कॉलम और ये है रोज। समझ आ गया। तो ये मैंने थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर किया है ताकि आपको सवाल बनाते टाइम एक फील रहे। हालांकि आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि कुछ नहीं करना है, ए से ई को एक लाइन में सजाना है, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं सॉल्व। तो लीनियर तो भाई एक लाइन में रहता है, लीनियर मतलब एक लाइन में। तो एक लाइन में ए और ई को, ए से ई मतलब ए बी सी डी ई को लगाना है, पर कैसे लगाना है, पहले ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि कौन आएगा, वो आगे से पता चलेगा। आगे क्या बोला है, A is to the right of B and E is to the left of C and right of A, B is the right of D,
अब यहां तक जो मैंने पढ़ा आपको समझ नहीं आया, मेरे को भी समझ नहीं आया, क्योंकि हर बार क्या करना है, सवाल को पहले एक बार रीड करना है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाना है। अभी बस एक बार रीड कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है, विच ऑफ द हाउसेस इज इन द मिडिल। तो सवाल तो समझ आ गया कि आपको अरेंज करके मिडिल वाले को बताना है कि मिडिल में कौन है, यानी कि अल्टीमेटली अरेंज करोगे तभी तो मिडिल वाला आएगा। अरेंज कैसे करना है देखते हैं यहां पर। बोला ए इज टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते हैं। ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो आपने बोला कि भैया ए जो है वो बी के राइट में है, तो बी इधर होगा, है ना, बी के राइट में है ए, इतना समझ आ गया। आगे, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब ई जो है, अब ई और सी का बता रहा है, देखते हैं। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, थोड़ा सा देखते हैं, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो लिखा था उसको लिख दिया हमने। फिर एंड राइट ऑफ ए, तो ई जो है, ई कौन, ई जो है वो सी के लेफ्ट में तो है पर ए के राइट में है, यानी कि ए के राइट में ई यहां पर है। अगर ई यहां पर है तो इसके बगल में सी, इसको ऊपर ले गए, तो इसको हटा देता हूं नीचे वाले को, तो अपने को 4 तो मिल गया कि पहले बी है, फिर ए है, फिर ई है, फिर सी है। अब बस अपने को यह बताना है कि बच गया डी कहां पर है। आगे देखते हैं, बी इज टू द राइट ऑफ डी, तो जो बी है वो डी के राइट में है, मतलब डी किधर रहा होगा, बी के लेफ्ट में, तो डी के राइट में बी है। तो जो पूरा लिखा है उसको लाइन से हमने बोला, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए बी के राइट में है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई लेफ्ट, ई के सी के लेफ्ट में है, एंड राइट ऑफ ए, ई ए के राइट में है, बी इज टू द राइट ऑफ डी, तो बी डी के राइट में है। यानी कि अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, डी बी ए ई सी। अब बोला है मिडिल में कौन है, तो क्लियर दिख गया मिडिल में कौन है, मिस्टर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो हाउसेस है ए बी सी डी ई, उसमें से मिडिल में कौन अरेंज है, ए है। यहां पर से देखो सवाल कितना आसान था, क्या कुछ मुश्किल है क्या भाई? आईक्यू इज सिंपल, फोकस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सवाल नंबर 3। क्या है सवाल नंबर 3? एक बार रीड करो वीडियो पॉज करके, खुद से अटेम्प्ट मारो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। मैं पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, अगर बन गया मुझसे तो आपसे भी बन सकता है। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। सवाल पूछ रहा है 5 फ्रेंड्स, चलो यहां पर फिर से 5 ले लिया इसने, कुछ ज्यादा ही इश्क है क्या 5 से? जनरली 5 वाले 5 5 5 नंबर 5 लकी नंबर अच्छा लगता है लोगों को, तो 5 में खेल रहे हैं। 5 फ्रेंड्स, नाम क्या है पांचों दोस्तों के? पी क्यू आर एस टी, वाह कितने प्यारे नाम है पी क्यू आर एस टी, 5 दोस्त हैं पी क्यू आर एस टी, सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अच्छा इसमें तो हालांकि बता ही दिया कि किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की साइड में देख रहे हैं। अगर यहां पर नहीं बताता कुछ भी तो अपन मान के चलते किधर देख रहे होंगे, नॉर्थ पे देख रहे होंगे। नॉर्थ कहां होता है मैप पे या कॉपी पे, ऊपर की साइड में नॉर्थ होता है, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ। हियर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू। अब जो बोलता जा रहा है लिखते जाते हैं एक बार, ठीक है। 2 तरीका है, एक तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर उसका दोबारा पढ़ो, वैसा नहीं करना है तो क्या करो भाई, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। बोला है एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, तो एस जो है वो टी एंड क्यू के बीच में है, तो हमने बोला एस। अभी देखो अगर एस टी और क्यू के बीच में है तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों केस में एस बीच में है, किसके, क्यू और टी के में, पर अपने को नहीं पता ना क्यू राइट में है कि टी राइट में है, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट लिखा, फिर लिखा है एंड क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। क्यू जो है वो आर के जस्ट लेफ्ट में है, क्यू जो है वो आर के जस्ट लेफ्ट में है, क्यू जो है वो आर के जस्ट लेफ्ट में है। तो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब क्यू के राइट साइड में आर ही होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट बोला है ना, इमीडिएट मतलब जस्ट, तो क्यू के जस्ट बाद में आर होना चाहिए। तो इस वाले केस को देखोगे तो यहां तो क्यू के जस्ट बाद में एस दे दिया है, मतलब ये गलत हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, ये मिटा दिया। क्यू के बाद क्या होना चाहिए, आर, इसको इधर लिख दो, यानी कि ये बन जाएगा क्या, क्यू के बाद आर। चलो 4 दोस्त का तो मिल गया, बन गया, टी एस क्यू आर बन गया। अब बच कौन गया, एक पी। पी का देखते हैं, पी कहां पर है। पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो टी के जस्ट लेफ्ट में कौन है, पी, टी के जस्ट लेफ्ट में है पी। तो क्या बन गया पूरा अरेंजमेंट, पी टी एस क्यू आर, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू आंसर। ये बन गया प्रॉपर। सवाल देख लेते हैं पूछ क्या रहा है, हु इज इन द मिडिल, बीच में कौन है।
मिडिल में कौन है दिख रहा है आपको? मिडिल में एस है। अगर एस मिडिल में है तो आंसर हो जाएगा आपका एस, और एस दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और यहां से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। आसान था, आसान था, आसान है, संदीप माहेश्वरी की लैंग्वेज बोले तो आसान है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है सवाल, चिल करने का। संदीप माहेश्वरी को नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना संदीप माहेश्वरी, स्पेलिंग लिख देता हूं, और उसके वीडियोस देखो अगर टाइम मिलता है कभी कभार तो, क्योंकि बहुत ज्ञान की बातें बताता है। और अगर बचपन में ही आप उसकी ज्ञान की बातें सीख लिए तो सोचो आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होगे बड़े होने के बाद। संदीप माहेश्वरी, ठीक है। अभी फिलहाल अभी अभी मेरा वीडियो, अभी संदीप माहेश्वरी नहीं, अभी श्रेष्ठ सर, अभी फौजी बैच फ्री रहेंगे। संडे मंडे को टाइम मिलता है, कभी यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे, गेमिंग वेमिंग का कुछ देख रहे, गेम स्ट्रीम देख रहे, लाइव स्ट्रीम देख रहे, उससे बढ़िया संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लो। और बाकी मैं तो लाइव आता ही हूँ, एडू मेंशन के, हमारे चैनल के, द्रोण स्कूल के, सबके वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, आपको वीडियो वहां से मिल जाएगा। तो हमारे वीडियोस देखो पढ़ाई के, ठीक है। इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में सवाल क्या कर रहा है? 4 में पूछ रहा है, ध्यान से वीडियो पॉज, ये बनाओ अभी इस वीडियो का, अभी जो वीडियो चल रहा है उसका आखिरी सवाल है, फिर से इसलिए बोल रहा हूं वीडियो पॉज कर दो, आखिरी सवाल है। खुद से अटेम्प्ट मारो, 10 20 बार 50 बार जितना अटेम्प्ट मारने मारो, बना के देखो। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, पर अटेम्प्ट मारोगे, ट्राई करोगे, बुद्धि खुलेगी, ब्रेन आईक्यू बढ़ेगा, तुम्हारे इंटेलिजेंस बढ़ेगा, है ना, तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं, बताता हूं कैसे होगा। ए बी, अरे लिखा जा भाई, ए बी सी डी ई एफ। हाँ, पहली बार सवाल में 6 दिया है, अभी तक 5-5 लोगों का दे रहा था। अभी कितने हो गए? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, टोटल कितने हो गए? 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हुए हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं। ई एंड एफ आर इन द सेंटर। अच्छा, एक बार ना क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं मैं, फिर बारी बारी से अपन उसको सिंबल में लिख लेंगे, ठीक है। E and F are in the center and E is to the left of F, A and B are at the ends and A is the extreme right of, in the extreme right end. C is sitting on the left of A, then who is sitting on the immediate right of B? तो सवाल पूछ रहा है कि B के जस्ट राइट में कौन है। तो सवाल कुछ भी हो, आपको बनाना तो वैसा ही है। एक बार अरेंजमेंट मिल गया फिर तो आंसर सारे आ जाएंगे। तो आपको पहले अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है देखते हैं ट्राई करके। जो अंग्रेजी में लिखा है उसको सिंबल्स में, SYMBOLS, सिंबल्स में बदलेंगे अपन, चित्रकारिता में बदलेंगे अपन, ठीक है। और फिर सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। यहां पर देखो, E और F आर इन द सेंटर। सबसे पहला चीज बोला कि E और F सेंटर में है। अपन ने बोला अगर E और F सेंटर में है तो या तो EF होगा या तो FE होगा, पर सेंटर में, बीच में ना, इधर अब लिखेंगे, अब इधर डालेंगे, अब इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, इधर डालेंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, बाद में आगे चल के एक पॉसिबिलिटी हटा देंगे, अभी दोनों पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं जो दिया है। आगे बढ़ते हैं। E इज, अरे मिट गया, E इज टू द लेफ्ट ऑफ F। हाँ, अब सेकंड में क्या बोला? E जो है वो F के लेफ्ट में है, E जो है F के लेफ्ट में है, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो इसको मिटा दिया। E जो है F के लेफ्ट में है, तो ये आ गया E इज इन द लेफ्ट ऑफ F, ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। A एंड B आर एट द एंड्स। A और B जो है वो एंड पे हैं। अब एंड पे हैं तो हो सकता है A एंड B ऐसा हो, या फिर हो सकता है B यहां पर हो, A यहां पर हो। दोनों पॉसिबिलिटी है, एंड पे तो भाई ए बी या फिर बी ए, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों लिख लिया पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर एट द एंड्स, ये हो गया। ए इज द एक्सट्रीम एट राइट एंड, तो हमको क्या पता चला कि राइट वाले एंड पे कौन है? ए है, मतलब ये वाला सही है। तो ए को राइट पे रखना है, ए को राइट पे रखना है, यहां पर ए डाल दिया और ये बी डाल दिया, ठीक है। अब इसको कैसे, ये देखना कैसे चल रहा है। 6 है ना टोटल दोस्त, 1 2 3 4 5 6, तो सेंटर में थे तो ये दोनों का तो परफेक्ट बन गया, है ना। ई और एफ का एक्सट्रीम पे ए और बी थे, वो भी बन गया। बच कौन से गए? सेकंड वाले और ये फोर्थ वाले बच गए कि इसमें कौन आएगा। अब एक बात बताओ, ए चला गया, बी चला गया, ई चला गया, एफ चला गया, बच्चे कौन? सी और डी। तो सी और डी में से कोई यहां पर आएगा, कोई यहां पर आएगा, कोई यहां पर आएगा, सी और डी में से। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में है सी,
तो ए के लेफ्ट में है सी, यहां आ गया सी। देन हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो बी के अगले जस्ट राइट में कौन होगा, कौन बच गया, ए बी सी डी ई एफ में से डी बच गया, तो ये आ गया डी। तो सवाल पूछा है कि बी के जस्ट बगल में राइट साइड में कौन है, तो जी बी के जस्ट राइट में है डी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि डी जो है 6 दोस्त में से जो डी है वो जस्ट बी के बगल में राइट साइड में बैठा हुआ है। जो सवाल था उसका मिल गया जवाब। कितना आसान था, लीनियर अरेंजमेंट, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। चलो फिर अच्छी बात है, अगले वीडियो में मिलेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे और वहां पर देखेंगे कि अरेंजमेंट सीधा नहीं, अरेंजमेंट गोला में लगेगा। गोला मतलब एक ठो यहां आदमी, एक ठो वहां आदमी, एक ठो वहां आदमी, एक ठो यहां आदमी, यहां। तो गोला में कैसे करते हैं वो अगले वीडियो में सिखाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, टाटा बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास और फौजी बैच। जय हिंद।